हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। शुरू करने वाले हैं आज सिविक्स का ही, पॉलिटिकल साइंस का ही एक दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म को स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए, क्लास 8 सेकुलरिज्म, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर सेकुलरिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेकुलरिज्म होता क्या है, इसके पीछे की एक स्टोरी से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी हमारे पास, या फिर डेफिनेशन कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज ऐसा मान लीजिए कि आप अमेरिका में भी रहते हैं। ठीक है, आप वहाँ के सिटीजन हैं, मतलब कि नागरिक हैं, इसलिए वहां रहते हैं। ऐसा नहीं है कि घूमने के लिए वहां पे गए हैं। तो जब आप अमेरिका में रहते हैं, तो जो अमेरिका के जो ओरिजिनल वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ स्पेशल, वहाँ की जो स्टेट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो संविधान है, वो उनके साथ कुछ स्पेशल कुछ फंडामेंटल राइट दे रहा है और आपको नहीं दे रहा है। आपके लिए ये बोला गया है कि आप सिटीजन तो उसी कंट्री के हैं, लेकिन क्योंकि आप हिंदू धर्म, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो वर्चस्व है वो किस धर्म का है, वो सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का है ना। तो अगर वो आपसे ये कहते हैं भाई कि आप हिंदू धर्म के हो, इसलिए आपके साथ ये वाला चीज नहीं किया जाएगा। बेशक आप सिटीजन हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप धर्म अलग है आपका, इसलिए आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके साथ धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जबकि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, बेशक आपका धर्म कुछ भी हो, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारा स्टेट है, वो हमें इक्वल राइट्स देता है हर धर्म के लिए। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है सेकुलरिज्म। भेदभाव नहीं, उसमें भेदभाव ना किया जाए, वो चीज कहलाती है हमारी सेकुलरिज्म। यानी कि हर एक धर्म को समान वैल्यू दिया जाना हमारा कहलाता है सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। समझ में आया? अब वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। तो हमारी स्टोरी कह रही थी कि भाई आप हिंदू हैं, तो इसलिए आपको ये वाला जो बेनिफिट्स है नहीं दिए जाएंगे, और क्योंकि आप ईसाई धर्म के हैं, वहां के मूल निवासी हैं, इसलिए आपको ये दिए जाएंगे। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे? इस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि चलो मैं तो भाई हिंदू धर्म का हूं, तो मैं भारत से आया हूं, मैं भारत ही लौट जाता हूँ, इंडिया चला जाता हूँ वापस। ठीक है, या फिर अगर वो कहते हैं कि भाई आप हिंदू हो, अब वापस भारत लौट जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि आप वहां रह रहे हैं, आप उसके सिटीजन हैं, तो आपका अधिकार बनता है वहां के रूल रेगुलेशन, आपके साथ भी सेम ट्रीटमेंट मिले आपको भी, जो बाकियों को मिल रही है। अब देखिए, जिंदगी जीने के हमेशा दो तरीके होते हैं। या तो जो आपके साथ हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर ले, है ना, दो चार खरी खोटी सुना दे किसी को और बस चैन में रहे कि मुझे क्या मतलब है, चलो कोई बात नहीं, होने दो, है ना। और दूसरा तरीका होता है कि आप प्रण लें, आप उस चीज को, जो आपके साथ गलत हो रहा है, उस चीज को बदलने की कोशिश करें, है ना। यानी कि एक तरह से जो आपके साथ गलत हुआ, आप उसे बदलने की कोशिश करें। तो वहां पर भी उस चीज के लिए आप क्या करेंगे? उस चीज के लिए आप आवाज उठाएंगे कि भाई हमारे साथ ये गलत किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल देखें धर्म को लेकर, तो हम वहां पर ऐसा नहीं है कि बस दो चार खरी खोटी सुना दी सरकार को, भाई ये सरकार अच्छी नहीं है, धर्म के हिसाब से भेदभाव करती है और चीजों को अलग तरीके से ले ले। हम वहां पे क्या करेंगे? अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर सेकुलरिज्म का उल्लंघन हो गया आपके साथ, है ना। जैसे कि इंडियन के अगर उसमें प्रोस्पेक्टस में देखें हम, तो इंडिया जो है वो कैसा कंट्री है? इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म को लेकर, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, है ना, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप जिस जगह, जिस कंट्री में रहते हैं, वहां पर जो रूल रेगुलेशन है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब धर्मों के लिए इक्वल होंगे। ठीक है। हाँ, कुछ चेंजेस हैं, वो हम आगे चल के अपने चैप्टर में ही बात करेंगे। तो कुछ चेंजेस हैं, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल, और चलो ये तो हमने एक वैसे ही आमतौर पर ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन एक्चुअली में एक जो सच में एग्जांपल हुआ है उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जो सच में चीज हुई है, घटना हुई है। तो आई थिंक आप 2004 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, अपने अपने बड़े घर में भाई बहन होंगे, उनसे पूछेगा कि ये हुआ था।
ठीक है, या फिर पेरेंट्स वगैरह से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। तो 2004 में यानी 2004 में क्या हुआ, फ्रांस, सब लोग जानते हैं फ्रांस कंट्री। तो फ्रांस में क्या हुआ कि जो कुछ लोग थे, एक स्कूल या यूनिवर्सिटी थी, वहां पे क्या हुआ कि जो, चलो स्कूल का एग्जांपल ले लेते, स्कूल ही था, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ अलग अलग धर्मों के लोगों को, जैसे अगर क्रिश्चियन है कोई, तो वो एक क्रॉस जैसा एक निशान आता है क्रिश्चियन लोगों का, वो लेकर आते थे, लॉकेट बड़ा सा अपना गले में पहन के आते थे। उनको मना कर दिया गया भाई कि ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कल से आप ये पहनकर नहीं आएंगे। जो मुस्लिम लड़कियां थी वो भाई बुरखा बुरखा पहनकर आती थी, उनको मना कर दिया गया, क्योंकि ये बुरखा जो है वो एक धर्म, स्पेशली एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप ये बुरखा नहीं पहनकर आएंगे। ठीक है। और कुछ लोग वहां पे यहूदी थे, ईसाई थे, तो वो क्या करते थे कि कभी कभी बड़ी सी जो टोपी होती है ना, कैप होती है बड़ी सी, जो वो लोग पहनते हैं, जैसे आप कभी कभी चर्च वगैरह में गए हो तो वो लोग पहने हुए मिलते हैं, तो वो कभी कभी वो लोग पहन के आ जाते थे, है ना, तो उनको भी मना कर दिया गया कि भाई कल से आप ये भी नहीं पहनकर आएंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि वहां पर वहां की जो सरकार थी, उन्होंने एक ये नियम निकाला कि भाई ये चीजें जो हैं वो एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पर्टिकुलर एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए आप ये वाली चीजें यहाँ पर पहनकर नहीं आएंगे। तो बुरखा, टोपी और वो जो चेन लॉकेट था, बात उसकी नहीं थी, बात थी धर्म की, है ना। ऐसा नहीं है कि कल इस कलर के कपड़े पहनकर मत आओ स्कूल में, इस कलर के, तो फिर कलर से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर वहां का ड्रेस कोड बन गया, वो एक अलग नियम है। लेकिन जो चीजें धर्म को रिप्रेजेंट करे, जो आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करे, वहां पर अगर रोक टोक लगाई गई है, तो फिर वो चीजें सेकुलरिज्म के विरोध में आती हैं, यानी कि वो कंट्री फिर धर्मनिरपेक्ष कंट्री नहीं मानी जाएगी, है ना, क्योंकि वो एक धर्म को लेकर क्या कर रही है, किसी भी चीज, किसी भी लोग को, किसी भी इंसान को टारगेट कर रही है ना। तो 2004 का ये करंट अफेयर्स का मुद्दा माना जाएगा। अगर हो सकता है शायद आपके बड़े भाई बहन घर में कोई हो तो उनको ये चीज पता होगी, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इस कहानी के पीछे का लॉजिक क्या है बताने का, कि ये चीजें अगर सवाल उठाया गया है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो क्यों उठाया गया, फ्रांस में ऐसी ऐसी नौबत क्यों आई, उससे पहले तो ऐसी नौबत नहीं आ रही थी। तो क्या था कि 1960 के दशक में कुछ लोग जो थे, तो वो कुछ अलग अलग कंट्री थी, जैसे ट्यूनिशिया कंट्री का नाम सुना है सबने, अल्जीरिया कंट्री का नाम सुना होगा, मोरक्को, ये सब कंट्रीज के नाम सुने हैं सबने। तो अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और मोरक्को, ये तीन कंट्री जो थी, काफी टाइम पहले 1960 से पहले क्या था कि कॉलोनी रही थी, किसकी, फ्रांस की, यानी फ्रांस पर उन्होंने क्या किया हुआ था, राज किया हुआ था, अपना रूल किया हुआ था वहां पर। तो कुछ 1960 में, कुछ सालों बाद 1960 में क्या हुआ, अचानक से फ्रांस में लेबर्स की कमी आ गई, लेबरर्स की, यानी कि जो काम करने वाले जो मजदूर लोग थे उनकी कमी आ गई। तो क्या हुआ कि बाहर के जो लोग थे, उन्होंने भाई, काम तो सबको चाहिए ना, रोजगार सबको चाहिए, तो वो जब अपनी उस फ्रांस की मतलब फ्रांस में आए, उस कंट्री में आए, तो उनका वीजा इजिली लग गया और वो वहां आकर एक तरह से मजदूर वाली लाइफ जीने लगे। फिर जो उनके बच्चे हुए, उन्होंने कुछ, क्योंकि देखिए जब पेरेंट्स जहां रह रहे हैं, बच्चे भी तो फिर वहीं रहेंगे ना, तो उनको इस तरीके से सिटीजनशिप तो मिल गई, नागरिकता तो मिल गई फ्रांस की, क्योंकि वहां पे आके रहने लगे। फिर इस हिसाब से उनके बच्चों को भी मिल गई, फिर इस हिसाब से उनके बच्चों को भी मिल गई। तो वो जो बच्चों के बच्चे, जो वो जनरेशन रह रही थी 1960 के बाद वाली जो जनरेशन अब रह रही थी, उन बच्चों के लिए उन स्कूल्स में ये रूल्स लगाए गए, क्योंकि आप अदर धर्म को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप दूसरे धर्म के हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। तो वहां पर धर्म को लेकर एक ये मुद्दा उठाया गया कि पहनने पर और इन सब चीजों पर जो हमारी एक धार्मिक मान्यता है उसको ठेस पहुंचाई गई, लोगों को ये लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो सेकुलरिज्म के विरोध में होती है, वो चीजें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सेकुलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग स्टेट ऑफ पॉलिसीज, है ना, पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। इन अ सेकुलर कंट्री द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। देखिए, सेकुलर कंट्री जो भी होगी वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। हमेशा याद रखिए कि जो भी कंट्री सेकुलरिज्म को फॉलो करती है, सेकुलर कंट्री है, वो हर एक धर्म को इक्वल इक्वल वैल्यू देगी। ठीक है।
अब बात आती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादा हों, जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, सिख कम्युनिटी कम है, ईसाई कम्युनिटी कम है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि जो भाई बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, उन लोगों की ही चलेगी, ऐसा भी नहीं है। हर एक धर्म की अपनी अपनी एक अलग जगह होगी, ठीक है, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन होंगे, है ना। आगे देखिए, every citizen to free to propagate, practice and the profess higher his and her religion. There is no discrimination amongst people on the basis of religion. यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पर, किसके बिहाफ पर? धर्म के बिहाफ पर, रिलीजन के बिहाफ पर, है ना। एंड दिस sense to secularism is to end all forms of domination related to religion. dominate यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है, आपने ये कहावत सुनी होगी कि छोटी मछलियां जो होती हैं, अगर वो किसी बड़ी मछली के साथ में है और अगर बड़ी मछली को खाना नहीं मिल रहा है तो वो छोटी मछलियों को खा जाएंगी। यानी कि अगर एक जगह पर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बकरी है या भेड़ है, कोई भी, है ना, दो चार है, चलिए ऐसे ऐसे मान लीजिए कि दो चार है, और दूसरी तरफ उसी घर में 12-15 है, तो जो बड़ा वाला ग्रुप है वो छोटे वाले ग्रुप पर हावी हो जाएगा। तो वो बोला गया है कि डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन, सेकुलरिज्म हमारा कहता है कि इसको एंड कर दिया जाए। क्या? किसको? डोमिनेशन को। डोमिनेशन का मतलब है हमारा प्रभाव बनाना किसी पर, कि जो ज्यादा लोग हैं वो कम वालों पर अपना प्रभाव जमा कर रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म कहता है। देखिए, अभी तक हमने सेकुलरिज्म को एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि हमारा ये वाला एग्जाम्पल इस तरीके से ये कह रहा है, इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल कह रहा है। अब हम इसको अपनी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है? इंडियन सेकुलरिज्म इज अ यूनिक concept that in nourished in the Constitution of India. While the term secularism is not explicitly defined in the Indian Constitution, its essence too deeply rooted in the principle of religious tolerance, equality, and non-discrimination. Indian secularism differ from the Western notion of secularism in that it allows for a more inclusive approach to religion within the public sphere. सेम चीज अभी जो मैंने बताई है कि जरूरी नहीं है किसी एक कंट्री में जो नोशन है, जो धारणा है, नोशन का मतलब धारणा, जो सेकुलरिज्म को लेकर, जो धर्म को लेकर एक कंट्री की धारणा है, जरूरी नहीं कि वो भी हर कंट्री की धारणा हो। यानी कि दो कंट्री के बीच में सेकुलरिज्म को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि जो इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वही हर जगह हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है। देखिए, की फीचर्स हमारे क्या कहते हैं इंडियन हमारे सेकुलरिज्म के, वो देखते हैं। तो सबसे पहला की फीचर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है वो ये कहता है कि हर एक फ्रीडम, हमने हमने पिछले आई थिंक पिछले लेक्चर में हमने सुने थे फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हमने फंडामेंटल राइट्स करे थे, उसको थोड़ा सा दिमाग में लाइएगा तो आपको बहुत इजी ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। The Indian state does not favor any particular reason and treat all religions equally under the law. यानी लॉ मतलब यहाँ पे क्या? कानून। और कानून कैसे बनता है? कानून बनता है जो हमारा संविधान में जो जो चीज लिखी है उस तरीके से, है ना। तो हमारे यहाँ का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो ये कहता है कि हर एक धर्म को क्या मिलेगा? स्पेशल, सॉरी, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि सब इक्वली अंडर द लॉ, यानी सब इक्वल माने जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर हिंदू ने कुछ वही क्राइम कर दिया तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है, अगर मुस्लिम ने कर दिया तो अलग पनिशमेंट है ना, अगर क्रिश्चियन ने कर दिया तो अलग पनिशमेंट में, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल लॉ के तहत वैल्यू दी जाए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, Indian citizens have the right to practice and propagate any religion of their choices as guaranteed by the Indian Constitution. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं कहता कि भाई आप यही वाला धर्म फॉलो कीजिए। किसी भी सिटीजन को
कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोल सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कह सकता कि स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप यही वाला धर्म फॉलो कीजिए। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं, इंसानों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है पूरी तरह से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की बाधा नहीं है। स्टेट इंटरवेंशन, while the Indian state maintain a secular character, it does intervene in religious matter to ensure social justice, prevent discrimination and promote harmony among the religious communities। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो आप स्टेट जो है वो फोर्स नहीं कर सकता किसी को भी कि ये वाला धर्म अपनाओ, ये वाला धर्म अपनाओ, ये वाला धर्म अपनाओ, ये फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट इंटरवीन कर सकता है। इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप से है यहाँ पे, है ना, इंटरफेरेंस से है। तो यहाँ पे मतलब है, जैसे हमने अभी अभी करंट का ही मुद्दा उठा लेते, ट्रिपल तलाक का। 2014 में क्या हुआ कि हमारी जब ये वाली सरकार बनी, भाजपा की सरकार, तो मोदी जी ने एक नया नियम लागू किया कि ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। कैसे ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया? देखिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई तलाक उसी तरीके से होगा या शादी उसी तरीके से होगी, इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, है ना। तो वो एक ऐसे धर्म को लेकर उन्होंने ये चीज बोली, उनको ये लगा कि हाँ, इस वजह से शायद ये जो कम्युनिटी है, यहाँ इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, है ना। सफर मतलब शायद इस वजह से वो कष्ट में है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई ये वाली चीज शायद इस धर्म में खराब है, तो इसको एक तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंटरवीन हमारा स्टेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इंटरवीन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हर एक धर्म के लिए अलग अलग नियम है। जैसे हिंदू कोड बिल कहता है हमारा कि इस तरीके से शादी होगी, है ना। मुस्लिम हमारे कहते हैं कि भाई इस तरीके से निकाह पढ़ा जाएगा, है ना। ईसाई धर्म में लिखा है कि वो बस दो लोग जाएंगे और चर्च में जाकर जो उनका है, जो भी वो क्या बोले जाते हैं, फादर, हाँ, वो मंत्र वगैरह पढ़ेंगे और बस शादी हो जाएगी। तो हर एक धर्म की अपनी अपनी एक मान्यता है कि इस तरीके से ये होगा, तो स्टेट भी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। अब मुस्लिम धर्म के लोगों को ये नहीं बोल सकते नहीं कि भाई तुम भी कल से 7 फेरे वाली शादी करोगे। ठीक है, तो इंटरवीन कर सकता है, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि किसी स्टेट को इस चीज से हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उस धर्म के लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। Positive secularism. Indian secularism emphasizes the active promotion of religious tolerance and understanding rather than mere separation of रिलीजन। देखिए क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म का एग्जांपल है इंडियन सेकुलरिज्म एम्फेसाइजेस का मतलब है जोर देना। ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म जोर देता है द एक्टिव प्रमोशन ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि जो हमारे एक तरह से होता है ना कि हम लोग अपने 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 रिलीजन को प्रमोट करते हैं, होता है ना कि भाई हम हिंदू धर्म से हैं तो हम हिंदू धर्म को प्रमोट करेंगे, और अगर हम मुस्लिम धर्म से हैं तो मुस्लिम धर्म को प्रमोट करेंगे, ईसाई धर्म से हैं, है ना, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन मियर सेपरेशन ऑफ रिलीजन। मियर सेपरेशन का मतलब है ओनली, मतलब चेंज, बदलाव। सेपरेशन का मतलब होता है बंटवारा एक तरह से। तो वो केवल इस तरीके से हम बंटवारा नहीं कर सकते। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि हमें हर चीज पे जोर देना है, यानी कि हमें जोर देना है एक्टिव प्रमोशन पर, कि कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में एक कार्टून वाला एग्जाम्पल दिया गया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से हमने बात की थी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एक एक स्टोरी से समझने की इस चीज को कोशिश करिए आप। जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास दो बच्चे जाते हैं कि भाई सर, हम ऐसा है कि हम किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई होली मनानी है, दिवाली मनानी है, ईद मनानी है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि हम किसी रिलीजियस फेस्टिवल को अपने स्कूल में सेलिब्रेट करना
चाहते हैं। तो प्रिंसिपल सर ने उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कूल है वहाँ पे अलग अलग धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को मनाया तो कल को दूसरा कहेगा भाई हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारा फेस्टिवल तो नहीं मनाते। ठीक है। और अगर चलो ये भी मान लेते हैं कि प्रिंसिपल सर ये भी तैयार हो जाए कि हम हर फेस्टिवल को मनाएंगे, तो हो सकता है कल को ये मुद्दा आ जाए कि अच्छा, हिंदू वाली दिवाली तो बहुत अच्छे से मनाई थी लेकिन हमारी ईद उतने अच्छे से नहीं मनाई, है ना? या हो सकता है वो ये बोल दें कि बड़े अच्छा, ईद तो बहुत अच्छे से सर ने मनाई थी लेकिन जो 25 दिसंबर हमारा आया था, क्रिसमस डे, वो सर ने अच्छे से नहीं मनाया, है ना? तो इस तरीके के विवाद ना हो, किसी किसी को ये ना लगे कि किसी स्कूल में एक ऐसी संस्था है जहां पर हम लोगों को चीजें अच्छी सिखाते हैं, लोग वहां पर बुरा इम्पैक्ट ना सोचे कि हाँ इस स्कूल से बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि ये स्कूल क्या कर रहा है, एक रिलीजन को फॉलो कर रहा है या एक रिलीजन के लिए बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको रिलीजियस फेस्टिवल मनाने के लिए मना कर दिया। ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रिलीजियस जो चीजें होती हैं तो उसमें इंटरवीन तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम लोग एक बड़े लेवल पे लोगों को एक डोमिनेटिंग तरीके से नहीं ले सकते कि दूसरा ये सोचे कि हाँ ये स्कूल इस धर्म को लेकर ज्यादा मतलब सोचता है ना? धर्म चीजें वहां पे रुकावट ना आए उस चीजों में कि किसी के मन में गलत चीजें ना आए, इस वजह से। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आपके एनसीईआरटी का ही अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि हाँ धर्म जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी को छूट दे सकती है ना? किसी के साथ ऐसा कर सकती है। तो हाँ ये धर्म के साथ जो इंटरवीन का भी हमने एक पढ़ा था कि इंटरवीन नहीं कर सकती, शायद आपको ऊपर पढ़ा था, हमने, याद होगा आपको। तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है। एक दूसरा एग्जाम्पल उसका और मैं आपको देती हूँ, आपके एनसीईआरटी से ही है। एक सरदार जी थे, है ना? तो सरदार जी के साइड में एक और आदमी चल रहा था, दोनों लोग जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे दोनों। तो सरदार जी ने तो पहन रखी थी पगड़ी, है ना? पगड़ी। तो वो जो टर्बन, पगड़ी, तो वो जब जा रहे थे तो उनको जो बगल वाला था जिसने हेलमेट पहन रखा था, उन्होंने कहा कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, भाई गवर्नमेंट का रूल है, ये जो ट्रैफिक पुलिस है उसका रूल है कि अगर आप जो टर्बन है वो नहीं, सॉरी, टर्बन की वजह से अगर आप हेलमेट यूज नहीं करेंगे तो आप पर फाइन लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ पर फाइन नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पगड़ी पहन रखी है, तो मैं जो क्या होता है, हेलमेट होता है, उसको पहनने के लिए इजी नहीं हूँ, मतलब सही नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं ये पहन पाऊं, इस वजह से मैंने नहीं पहना। तो एक तरह से वो भाई वहां से निकले तो ट्रैफिक पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो जो ट्रैफिक पुलिस थी या जो स्टेट है, जो हमारा संविधान है, वो जिस जिस धर्म, जैसे ऑब्वियस है कि पगड़ी कौन पहनते, सिख धर्म के लोग पहनते हैं, हिंदू वाले तो कोई पहनते नहीं है ना? मुस्लिम तो पगड़ी पहनते नहीं है। तो सिख धर्म, यहाँ पे धर्म का ही तो मुद्दा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो पर्टिकुलर आदमी ने पहन रखी थी, कल को आप भी, अगर आपको हेलमेट नहीं पहनना तो आप भी पगड़ी पहनकर निकल जाओ, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंसान के लिए था, वो एक धर्म को लेकर एक चीज थी, एक नियम था, एक रूल था, क्या कि अगर सिख धर्म के लोगों को अगर पगड़ी पहनना है उनको, तो फिर वो भाई नहीं लगाए हेलमेट, क्योंकि वो लगा ही नहीं सकते, है ना? तो एक तरह से क्या किया है हमने यहाँ पे, धर्म, स्टेट ने धर्म के नाम पर उनको छूट दे दी, है ना? एक और एग्जाम्पल सिख लोगों का ही ले लेते हैं क्योंकि सिख लोगों के ही हैं ज्यादातर एग्जाम्पल, तो उन्हीं का ले लेते हैं। वो एक चीज होती है जैसे चाकू जैसी, छोटा सा ऐसे, उसको कटार बोलते हैं, है ना? तो वो इस तरीके से, मतलब बहुत सारे लोग जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो इस तरीके से कटार यहाँ पे अपना डाल के रखते हैं। तो वो जो कटार होती है, जैसे आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाएं या फिर एयरपोर्ट पे जाएं तो आपकी पूरी चेकिंग होती है ना? तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को अलाउड नहीं है वो, आप सिख धर्म से हो और वो एक, क्योंकि आपकी एक मान्यता है, आप उस चीज को मानते हो, है ना? तो उन लोगों के लिए वो अलाउड है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कहीं पे भी, आप उसको पहनकर जा सकते हो। ठीक है। बाकी किसी के लिए पूरा ऊपर से नीचे तक वो मशीन से चेक कर दें कि आपके पास कुछ ऐसा औजार टाइप का हथियार तो नहीं है ना? इस टाइप से मना कर देते कि भाई नहीं, ये आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो क्योंकि वो उनके धर्म से जुड़ी है तो उनको अलाउड है। ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेट है वो इंटरवीन कर भी सकते हैं, और जो चीजें हैं उन कुछ चीजों में उनको छूट भी दी जा सकती है धर्म के अनुसार। ठीक है। आगे देखिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, किस चीज को लेकर, किस मुद्दे से जोड़कर हमने देखे, हमने सेकुलरिज्म इन इंडिया के मुद्दे से इसको जोड़कर देखे। देखिए, तो पहला कहता है कि जो प्रेम्बल है ना,
क्योंकि ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, सारे स्टूडेंट 7th क्लास के दोबारा सुन लीजिए इस बात को, कि जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पर जिक्र किया था प्रियम्बल का। ठीक है, तो कुछ कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, चीजें कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको तैयार होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। ठीक है, देखिए, प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड द इंडिया to be a sovereign socialist secular and democratic republic। ठीक है, यहां तक पॉइंट है। देखिए, तो ये जो चीज है उसमें बताया गया है कि प्रियम्बल में ये शब्द जोड़े हैं। अब नीचे वाली इसकी लाइन क्या कह रही है कि द टर्म सेकुलर, है ना, सेकुलर जो है वो ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। यानी कि 42वां जो था संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कौन से सन में, 1976 में। तब ये जो सेकुलर वर्ड है वो प्रियम्बल में जोड़ा गया। उससे पहले, यानी किससे पहले, 76 से पहले ये चीज नहीं थी हमारे संविधान में कि धर्मनिरपेक्षता, ये वर्ड नहीं था। जब हमने सेकुलर वर्ड जोड़ा तब हमने ये अपना संविधान के हिसाब से इस पॉइंट को रखा कि जो कि कोई भी कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए। एक अगर सही डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उस कंट्री में सभी धर्मों को इक्वल वैल्यू देनी पड़ेगी उस कंट्री को, तभी वो एक सही सेकुलरिज्म माना जाएगा, है ना, धर्मनिरपेक्ष स्टेट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 25 to 28 कहता है कि these articles guarantee the freedom of religion to all citizens. They include the freedom to profess, practice and the propagate religion subject to public order, morality and health. It also ensure equality before the law for the religious। देखिए, सिंपल सी बात है। अभी मैंने बोला कि ये आर्टिकल समय 25 to 28 ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस धर्म को अपनाएं। स्टेट, यानी स्टेट मतलब हमारा राज्य या देश, कंट्री। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य से नहीं है, यहाँ पे कंट्री से ही है। ठीक है, बार बार अगर स्टेट वर्ड यूज हो रहा है तो वो कंट्री से ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा नागरिक किस धर्म को फॉलो करेगा। ये स्टेट के अधिकार में नहीं है, ये किसके अधिकार में है, ये आपके अधिकार में। आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप हिंदू धर्म अपनाना चाहें, आप मुस्लिम धर्म अपनाना चाहें, आप सिख धर्म अपनाना चाहें, आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहें, है ना, आप ईसाई क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या कहता है, तो हमारा कह रहा है 25 से 28 रिपीट हो गया है। ठीक है, यहां देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 कह रहा है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो, हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने मन की बात, यानी अपनी अभिव्यक्ति, है ना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना, आप क्या सोच रहे हैं, एक्सप्रेशन, आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे, मतलब जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। तो वो जो चीज है वो आपको करने का किसी भी सभा में अधिकार है, यानी आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात का कहने का अधिकार है। लेकिन एक इसमें क्लॉज है, क्या क्लॉज है, सामने वाले को आप, जैसे आप स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो आप अपने मन की बात तो कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लिखा हुआ रट्टा मार देते हैं, है ना, पर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, वो उस लिखे हुए में भी जो उनके मन में उस टाइम पे चल रहा है कि हाँ हमें इस मुद्दे पर बात करनी है, आज हम ये चाहते हैं, तो उस मुद्दे को लेकर अपने दिल की बात, अपने मन की बात बताते हैं। तो वहां पर क्लॉज क्या है, आप कर सकते हैं अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, देखिए, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही है कि स्पीच दे रहे हैं आप, इसका मतलब आप अपने मन की बात बोल रहे हैं, है ना, आपको फ्रीडम है, ये आपको अधिकार है। लेकिन क्लॉज ये है कि भाई फ्री तो आप हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन आप सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसमें ये क्लॉज है। ऐसा नहीं है भाई किसी को भी गाली दे दो और चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है तो फिर क्या हो सकता है आपके साथ,
तो फिर आपके साथ कुछ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जैसे कि आप सबने ना एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड सुना होगा, मानहानि का दावा। सुना है किसी ने? बड़े बड़े फिल्म स्टार के लिए अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो क्या करते हैं, मानहानि का मानहानि का केस लगा देते हैं कि भाई इन्होंने हमारे मान की हानि की है। मान मतलब सम्मान और हानि मतलब नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो मानहानि की है तो इस वजह से वो मानहानि का केस लगाकर फिर उन पर अगेन केस कर देते हैं कि भाई तुमने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इस तरीके से तुम्हें हमारे लिए नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमें अधिकार तो देता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन बशर्ते, शर्त है कि आप सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। दिस फंडामेंटल राइट इंक्लूड द फ्रीडम टू criticize religious practices and beliefs as long it does not lead to public disorder or violence। समझ गए? पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए अगर इस टाइप की अगर आप स्पीच दे रहे हो, और वायोलेंस भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप बोलो अपने 10 लोगों को लेकर आओ और ऑर्डर दो, आप स्पीच दे रहे हो और स्टेज से ही ऑर्डर दे दो भाई तुम 10 जाके इनको 10 को मार दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, वायोलेंस नहीं हो सकता और आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आगे देखिए, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या क्या है जो हमने लिखे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो हमारा स्टेट या जो हमारी कंट्री कह रही थी, हमने ये उस परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें देखी। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी स्कूल है ना, कोई भी स्कूल है, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था भाई, एक स्कूल का आपके एनसीईआरटी से ही उठाया था कार्टून वाला एग्जाम्पल, कि अगर कोई भी प्रिंसिपल है वो कोई भी जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने का उन पर जो है, क्योंकि स्कूल में हर धर्म का बच्चा होता है, तो ऐसा ना लगे दूसरे वाले को कि हम किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि कोई भी प्रिंसिपल ये बोले कि भाई दिवाली की तो छुट्टी होगी लेकिन ईद की नहीं होगी? कभी सुना है ऐसा? ईद की होगी लेकिन 25 की नहीं करेंगे हम लोग, क्रिसमस डे की नहीं करेंगे? कभी ऐसा सुना है ना। तो फिर अगर ये बोले कि 25 दिसंबर की तो कर देंगे लेकिन होली की छुट्टी नहीं कर देंगे, कभी ऐसा सुना? नहीं सुना होगा, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस एंड द ग्रांट पब्लिक हॉलीडे फॉर फेस्टिवल्स ऑफ वेरियस रिलीजन, सच एज दिवाली की भी छुट्टी मिलेगी, ईद की भी मिलेगी, क्रिसमस की भी मिलेगी एंड अदर्स फेस्टिवल की भी मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, different religions communities in India are governed by their personal laws in matters of marriage, divorce, inheritance and adoption। देखिए, अभी मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि डिवोर्स इस तरीके से होगा, लेकिन अगर मुस्लिम में बात करें तो बस 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डाइवोर्स, डाइवोर्स का मतलब तलाक, तलाक के केसेस में भी अलग अलग नियम है। और क्या है, मैरिज के केसेस में भी, अभी मैरिज का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हिंदू धर्म में बकायदा मंगलसूत्र पहनाते हैं, मांग भरते हैं, है ना, और फिर 7 फेरे लेते हैं, तो वो प्रोसीजर अलग है। लेकिन उनके यहाँ सिंपल 2 लोग एक पर्दे के आसपास बिठा दिए और निकाह पढ़ दिया, है ना। वही चीज अगर क्रिश्चियन में करें तो फिर उन्होंने क्या किया कि सिंपल 2 लोग आमने सामने खड़े हो गए और बस एक दूसरे को रिंग पहना दी और बस हो गई शादी। ठीक है, तो हर तरह के क्या है, मैरिज के, डिवोर्स के, अडॉप्शन के, सब चीजों के जो पर्सनल लॉज हैं वो अलग अलग हैं। हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है, ये हमें आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, अगर अलग अलग धर्म को, तो हम अलग अलग तरीके से अपने जो त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो कोई भी मैरिज है, डिवोर्स है, तो वो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे। तो इस तरीके से ही हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।